नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेज चल रही थी आरपीएफ की जीके एंड जीएस के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। और जीके एंड जीएस के बारे में किस क्वेश्चनों के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में अध्ययन कर रहे थे जो पीछे आरपीएफ हो, रेलवे हो या आपके एसएससी हो या दिल्ली पुलिस हो, उनमें पूछे हुए क्वेश्चनों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज हम चर्चा करने वाले हैं किस प्रकार के क्वेश्चन की। आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है। मतलब भारत की जनसंख्या के टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, भारत का लिंगानुपात कितना है, भारत का साक्षरता कितना है और किस राज्यों का लिंगानुपात सर्वाधिक है, किस राज्यों का लिंगानुपात न्यूनतम है। इन सभी के बारे में हम क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। यहीं से विभिन्न बार क्या हर परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहीं से एक क्वेश्चन आपके आना तय है। यहीं से आप 100% देख लेना कि जनसंख्या का टॉपिक्स आएगा और एक क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछा जाएगा। चाहे आप किसी का भी पेपर उठा के देख लेना, आपको हर पेपर में जनसंख्या के बारे में क्वेश्चन जरूर पूछा हुआ मिलेगा। तो बात करते हैं भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। क्वेश्चन में तो सिंपल चीज़ें पूछी गई हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, आपसे पूछ लिया जाए कि जनसंख्या घनत्व कितना है। ठीक है दोस्तों, तो भारत का जनसंख्या घनत्व है 943, 382, 1106 और 919। ये आपको ऑप्शन में दे रखे हैं। तो आपसे पूछा जाए कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो आपको आंसर देना है 382 है। अब हम बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। आपसे पूछ लिया जाए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व क्या, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, आपसे पूछ लिया जाए तो आपको दो राज्य में लिखाता हूँ, वहीं से आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बिहार और पश्चिम बंगाल का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। किसका, बिहार और क्या, पश्चिमी बंगाल का जनसंख्या घनत्व क्या है, सर्वाधिक है। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछ लिया जाए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। आपसे पूछ लिया जाए कि कौन से राज्य का है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। आपसे पूछ लिया जाए कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कौन से राज्य का, तो एक तो हो गया अरुणाचल प्रदेश, जिसका जनसंख्या घनत्व कितना है, 17 वर्ग किलोमीटर पर एक व्यक्ति निवास करता है। इसी प्रकार से राजस्थान का भी जैसलमेर का कितना है, 17 जनसंख्या घनत्व है। राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान में जैसलमेर और अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व क्या है, समान है। तो यहीं पे लिख लेना अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 17 है। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछ लिया जाए और दो जिलों के हम नाम लिख रहे हैं, तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, और क्या, मिजोरम इनका जनसंख्या घनत्व क्या है, न्यूनतम है। तो आपसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूछे चाहे न्यूनतम पूछे। अब बात करते हैं भारत का लिंगानुपात। भारत का लिंगानुपात कितना है, यहीं पे बात कर लेते हैं। भारत का लिंगानुपात, भारत के लिंगानुपात के बारे में बात कर लेते हैं। तो भारत का लिंगानुपात है 943। भारत का लिंगानुपात कितना है, आपसे पूछ लिया जाए तो भारत का लिंगानुपात है 943। अब आपसे पूछ लिया जाए सर्वाधिक, यहीं पे एक तरफ लिख लेना सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है, तो आपसे पूछ लिया जाए तो बिहार का ही है क्या दोस्तों, सॉरी बिहार का नहीं है, केरल का है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात आपसे पूछ लिया जाए किसका है, केरल का। पहले नंबर पे कौन आता है, केरल कितना है, 1024। दूसरा नंबर किसका आता है, तमिलनाडु का आता है। तमिलनाडु का भी लिंगानुपात कितना आपसे पूछ लिया जाए तो 995। दूसरा नंबर किसका आता है, तमिलनाडु का लिंगानुपात कितना है, आपसे पूछ लिया जाए तो 995 तमिलनाडु का लिंगानुपात है। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछ लिया जाए न्यूनतम लिंगानुपात किसका है, तो न्यूनतम लिंगानुपात आपसे पूछ लिया जाए तो एक तो हरियाणा का और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर का। न्यूनतम आपसे पूछ लिया जाए कि न्यूनतम लिंगानुपात किसका है, तो न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा 887 और दोस्तों किसका, जम्मू एंड कश्मीर का ये न्यूनतम हो गया। अब हम बात करते हैं भारत की साक्षरता दर। यहीं पे बात कर लेते हैं भारत की साक्षरता
साक्षरता दर, भारत की साक्षरता दर कितनी है? आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि भारत की साक्षरता दर कितनी है, तो भारत की साक्षरता दर है 70.4%। कितनी है? 70.4%। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें से भी बात करते हैं पुरुष साक्षरता कितनी है और महिला साक्षरता कितनी है। इसमें बात करते हैं पुरुष साक्षरता की, पुरुष साक्षरता के बारे में बात करते हैं, और एक तरफ करते हैं महिला साक्षरता, एक तरफ किसकी बात करते हैं? पुरुष साक्षरता की, एक तरफ करते हैं महिला साक्षरता की। पुरुष साक्षरता कितनी है और महिला साक्षरता कितनी है आपसे पूछ लिया जाए तो पुरुष साक्षरता तो है 82.12%। 82.12% तो क्या है? पुरुष साक्षरता है, या 1-4% भी मिल सकता है आपको। बात करते हैं महिला साक्षरता। महिला साक्षरता कितनी है? तो 65.46%। महिला साक्षरता आपसे पूछ ली जाए 65.46%। ठीक है दोस्तों, अब आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक साक्षरता किस राज्यों की है। यहीं पे बात कर लेते हैं सर्वाधिक साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता की। सर्वाधिक साक्षरता किस राज्यों की आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक साक्षरता और क्या न्यूनतम साक्षरता। न्यूनतम साक्षरता, एक तो होती है सर्वाधिक साक्षरता, एक न्यूनतम साक्षरता। कौन से राज्यों की आपसे पूछी जाए तो सर्वाधिक साक्षरता आपसे पूछी जाए तो केरल और मिजोरम की है। किसकी है? केरल व मिजोरम की। केरल व मिजोरम की। केरल व मिजोरम की। केरल की 94% है दोस्तों, मिजोरम की, केरल और मिजोरम की सर्वाधिक साक्षरता। जबकि आपसे पूछ ली जाए कि न्यूनतम साक्षरता किन राज्यों की है तो न्यूनतम साक्षरता बिहार की है और अरुणाचल प्रदेश की। किसकी है? बिहार और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, बिहार और अरुणाचल प्रदेश की क्या है? न्यूनतम साक्षरता, जबकि सर्वाधिक साक्षरता कहाँ की है? केरल व मिजोरम की है। अब हमने दोस्तों इतनी बात कर ली तो हम एक बात और कर लेते हैं कि जो जनसंख्या घनत्व के बारे में बात किया है तो जनगणना की शुरुआत कब होती है? भारत में जनगणना की शुरुआत, भारत में जनगणना की शुरुआत कब होती है? आपसे पूछ लिया जाए कि शुरुआत कब होती है। शुरुआत तो कब होती है? 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में होती है। कब होती है? 1872 में। 1872 में लॉर्ड मायो के काल में या मियो के काल में, लॉर्ड मायो के काल में होती है। ठीक है दोस्तों, अब आपसे पूछ लिया जाए व्यवस्थित रूप से भारत की जनगणना कब होती है तो लिखो दोस्तों, व्यवस्थित रूप से जनगणना, व्यवस्थित रूप से जनगणना व्यवस्थित रूप से जनगणना कब होती है आपसे पूछ ली जाए तो कब होती है? 1881 में। और किसके काल में? लॉर्ड रिपन के काल में। लॉर्ड रिपन के काल में, रिपन के काल में। दोस्तों अब तक कितनी जनगणना हो चुकी है? तो अब तक 15वीं जनगणना थी। 15वीं जनगणना थी। आपसे पूछ ली जाए स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है तो स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है दोस्तों? 7वीं जनगणना है। तो आपसे पूछ लिया जाए इसकी स्वतंत्र भारत की ये कौन सी जनगणना थी तो स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना थी। तो देखो दोस्तों, हमने एक ही क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन में हमने कितने सारे क्वेश्चनों का अध्ययन किया है उनके बारे में हम एक बार फिर से चर्चा करते हैं। यहीं से मैं आपको एक दावे के साथ कह सकता हूं कि यहीं से आपसे 101% यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कोई आज तक तो कोई ऐसा पेपर हुआ नहीं है जिसमें जनगणना के क्वेश्चन ना पूछे गए हों। जनगणना के क्वेश्चन हर पेपर में पूछे जाते हैं। तो हम बात करते हैं भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है। तो भारत का जनसंख्या घनत्व ऑप्शन दे रखे थे 943,
382, 1106 और 919। बात करते हैं 919 क्या था दोस्तों, बाल लिंगानुपात है। ये भारत का बाल लिंगानुपात, ठीक है दोस्तों। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि 919 क्या था, भारत का बाल लिंगानुपात 919 है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चर्चा करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य आपसे पूछ लिए जाए तो बिहार और पश्चिम बंगाल क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हैं। अभी आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन से हैं। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य एक तो अरुणाचल प्रदेश, जिसका जनसंख्या घनत्व किसके बराबर है, राजस्थान के जैसलमेर जिले के बराबर जनसंख्या घनत्व है 17। और एक राज्य कौन सा होगा, मिजोरम न्यूनतम में, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं जनसंख्या जो जनगणना है इसकी शुरुआत कब होती है भारत में। तो जनगणना की शुरुआत कब होती है, 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में क्या होती है, जनगणना की शुरुआत होती है। आपसे पूछ लिया जाए व्यवस्थित रूप से जो ये जनगणना हो रही है ये कब से स्टार्ट हुई थी व्यवस्थित रूप से, तो व्यवस्थित रूप से 1881 में और लॉर्ड रिपन के काल से व्यवस्थित रूप से स्टार्ट हुई थी। बात करते हैं अभी तक कितनी जनगणना हो चुकी है, तो अभी तक 15वीं क्या हुई है, जनगणना हुई थी, ठीक है दोस्तों। 2011 में हुई है, अभी इसके आंकड़े आने बाकी हैं। जो ये व्यक्तिगत जनगणना है ये कितने साल के अंतराल में होती है, तो ये 10 साल की, और पशु जनगणना 5 साल के अंतराल से, और वनों की जो जनगणना है वो हर 2 वर्ष में होती रहती है, ठीक है दोस्तों। तो बात करते हैं स्वतंत्र भारत की ये कौन सी जनगणना है, तो स्वतंत्र भारत की आपसे पूछ ली जाए तो स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना है। कौन सी, 7वीं जनगणना है, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं, बात किसकी करते हैं आगे, हम बात करते हैं कि भारत का साक्षरता दर के बारे में चर्चाएं कर लेते हैं कि भारत की साक्षरता दर कितनी है। तो भारत में साक्षरता दर है 70.4%। साक्षर क्या होता है दोस्तों, कई बार साक्षर का भी अर्थ पूछ लिया जाता है। जिसको अपना नाम व हस्ताक्षर करने आते हैं वो व्यक्ति क्या होता है, साक्षर कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो साक्षरता दर कितनी है, 70.4% है। और इसमें भी आपसे पूछ लिया जाए कि पुरुष साक्षरता कितनी है और महिला साक्षरता कितनी है। कितने लोग पुरुष पढ़े लिखे हुए पुरुष हैं जो इसको हस्ताक्षर आते हैं अपने, तो 82.12% तो क्या है, पुरुष साक्षरता है। जबकि आपसे पूछ लिया जाए कि महिला साक्षरता कितनी है, तो महिला साक्षरता कितनी है दोस्तों, 65.46 क्या है, महिला साक्षरता है। 65.46 क्या है, महिला साक्षरता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं कि सर्वाधिक साक्षरता कौन से राज्यों की है, तो केरल तथा मिजोरम की क्या है, सर्वाधिक साक्षरता केरल तथा मिजोरम राज्य में पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। केरल की लगभग 94 है दोस्तों साक्षरता दर, और बात करते हैं मिजोरम की 91.93% है। बात करते हैं न्यूनतम साक्षरता वाले आपसे राज्य पूछ लिए जाए तो न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार है दोस्तों। बिहार की न्यूनतम साक्षरता है कितने प्रतिशत आपसे पूछ ली जाए, 61.8% के आसपास है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश। दूसरे नंबर पर न्यूनतम साक्षरता किसकी है, अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की 65.4% के लगभग साक्षरता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हमने बात की थी भारत का लिंगानुपात। भारत का लिंगानुपात आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का लिंगानुपात कितना है, तो भारत का लिंगानुपात 943 है। जबकि केरल का लिंगानुपात कितना है दोस्तों, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सा है, केरल है। और केरल का कितना है, 1084 क्या है, लिंगानुपात है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य आपसे पूछे केरल, और उसके बाद में आपसे पूछ लिया जाए दूसरे नंबर पे कौन आता है, तमिलनाडु आता है। तमिलनाडु का स्थान कौन सा है, 925वां स्थान है। अब बात करते हैं कि न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य आपसे पूछ लिया जाए तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य प्रथम नंबर पे कौन सा है, हरियाणा है, और दूसरे नंबर पे कौन सा है, जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है दोस्तों। आगे हम चर्चा करते हैं कि भारत का बाल लिंगानुपात कितना है आपसे पूछ लिया जाए तो भारत का बाल लिंगानुपात है दोस्तों कितना, 919 भारत का बाल लिंगानुपात है। तो ये था आपका क्या जनसंख्या घनत्व के बारे में चर्चाएं की, साक्षरता दर के बारे में चर्चाएं कर ली है, लिंगानुपात के बारे में भी चर्चाएं कर ली है, बाल लिंगानुपात के बारे में भी चर्चा कर ली है, और जनगणना की शुरुआत किस प्रकार से हुई थी, किसके काल में जनगणना की शुरुआत हुई थी, इन क्वेश्चनों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो मैं क्वेश्चन बताया है ये आपको जनगणना का जो क्वेश्चन है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को भी शेयर कीजिए, और आप भी चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगामी आने वाली भर्तियों के नोटिफिकेशन भी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। दोस्तों कहीं पे दिक्कत आती है तो आप हमें बीच में कमेंट किया करो ताकि हमें भी पता चल सके और हम भी इस क्लास में और ज़्यादा बेहतर तरीके से सुधार करने का प्रयास कर सकें।
तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे के क्वेश्चन के बारे में और आगे चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले बता दूं कि ये जनसंख्या का जो टॉपिक है यह आपके लिए मोस्ट होने वाला है, और भी हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। आजकल क्या है, जनसंख्या में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछने लगे। आजकल जनसंख्या में मैंने बता दिया सर्वाधिक लिंगानुपात सभी को याद है केरल का है, परंतु ये नहीं पूछा जाता आजकल ये पूछा जाता है दूसरा स्थान कौन से राज्य का। इसीलिए मैंने देखो दो राज्य हर में देखो साक्षरता में भी मैंने दो राज्य लिखवाए हैं। तो आपको ये याद करना आवश्यक है, क्योंकि यहीं से बार बार क्वेश्चन आए हैं। इसीलिए मैं बार बार इस पर जोर दे रहा हूँ कि यहीं से एक क्वेश्चन आना आपके तय है। ये चाहे आप नोट करके रख लेना और साइड में लगा लेना और देख लेना, जब पेपर देके आओ तो किसी का भी पेपर उठा के देख लेना, किसी भी भर्ती का, हर भर्ती में यहीं से क्वेश्चन जरूर आता है। चाहे 5 क्वेश्चन भी आते हैं ना जिस भर्ती में, तो यहीं से जनगणना से तो जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये जो आज की जो स्लाइड है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, फिर आगे के क्वेश्चन के बारे में हम और चर्चा करते हैं। दोस्तों आगे के क्वेश्चन के बारे में हम चर्चाएं करते हैं। आगे का क्वेश्चन भी क्या, इसका हमारा ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन किसे किल नहर जोड़ने का काम करती है। मतलब एक नहर दे रखी है हमें, कौन सी नहर, किल नहर, ये किन 2 महासागरों को जोड़ने का काम करती है, आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। तो इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं, सुपीरियर झील व ह्यूरेन झील। बात करते हैं उत्तरी सागर व बाल्टिक सागर, भूमध्य सागर व लाल सागर, और प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर। इसमें से पूछा है कि आपको जो ये किल नहर है ये किसे जोड़ने का काम करती है। तो ये चारों ही ऑप्शन मैंने आपको इस प्रकार से दिए हैं। इसी प्रकार से पेपर में आते हैं कि ये किसी ना किसी नहर व सागर को जोड़ने का काम करती हैं, कोई ना कोई। जैसे ये तो किल नहर है, आपसे पूछ लिया जाए पनामा नहर किसे जोड़ने का काम करती है, सू नहर किसे जोड़ने का काम करती है, और सवेज नहर किसे जोड़ने का काम करती है। चारों ही ये क्वेश्चन आपको कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं जो मैंने नाम लिए हैं। तो बात करते हैं सुपीरियर झील व ह्यूरेन झील किसे, कौन सी नहर को जोड़ने का काम करती है। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन सी नहर करती है, तो सू जो नहर है, सू नहर इन्हें जोड़ने का काम करती है। कौन सी नहर, सू नहर किन्हें जोड़ने का काम करती है, आपसे पूछ लिया जाए तो सुपीरियर झील व ह्यूरेन झील को जोड़ने का काम करती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं भूमध्य सागर व लाल सागर को जोड़ने का काम कौन सी करती है, तो सवेज नहर। कौन सी नहर, सवेज नहर। सवेज नहर विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। सबसे बड़ी कौन सी है, विश्व की सबसे बड़ी सवेज नहर। और ये किन्हें जोड़ने का काम करती है, ये भूमध्य सागर व लाल सागर को जोड़ने का काम करती है। एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, ये कई बार पूछा जाता है। प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इसीलिए मैंने आपको ये लिखवाया है। तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ आपसे पूछ लिया जाए तो स्ट्रामबोली ज्वालामुखी को कहते हैं। किसे, स्ट्रामबोली ज्वालामुखी को, ज्वालामुखी। ये क्या है, एक ज्वालामुखी है जिसमें लावा हर समय निकलता रहता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी बोला जाता है। तो स्ट्रामबोली ज्वालामुखी को क्या कहा जाता है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। और भूमध्य सागर व लाल सागर को जोड़ने का काम आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी नहर करती है, तो सवेज नहर करती है, जो विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। ठीक है दोस्तों, प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर को जोड़ने का काम कौन करती है, आपसे पूछ लिया जाए तो पनामा जो नहर है ये जोड़ने का काम करती है। कौन सी, पनामा नहर। पनामा नहर किसे जोड़ने का काम करती है, आपसे पूछ लिया जाए तो पनामा नहर प्रशांत महासागर व कैरेबियन सागर को जोड़ने का काम करती है। आपको कमेंट करके ये बताना है कि सवेज नहर का वास्तुकार कौन था, ये आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। और हमारे इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर है, ये आपसे पूछ लिया जाए कि किल नहर किन 2 महासागरों को जोड़ने का काम करती है, तो उत्तरी सागर व बाल्टिक सागर को जोड़ने का काम कौन सी नहर करती है, किल नहर करती है। तो हमने अभी क्वेश्चन में क्या पढ़ा, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमने पढ़ा निम्नलिखित में से किस
किसे किल नहर जोड़ने का काम करती है, मतलब कौन सी नहर, किल नहर किन दो महासागरों को जोड़ने का काम करती है आपसे पूछ लिया जाए तो उत्तरी सागर व बाल्टिक सागर को जोड़ने का काम करती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम बात करते हैं सुपीरियर झील और ह्यूरन झील किन्हें जोड़ने का काम करती है, तो ये सू नहर को जोड़ने का काम करती है। कौन सी नहर को, सू नहर को जोड़ने का काम करती है। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं भूमध्य सागर व लाल सागर किन्हें जोड़ने का काम करता है, तो भूमध्य सागर व लाल सागर सवेज नहर को जोड़ने का काम करता है। यह विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना में एक है। विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना आपसे पूछ ली जाए, सवेज नहर परियोजना है जो भूमध्य सागर व लाल सागर को जोड़ने का काम करती है। आगे बात करते हैं प्रशांत महासागर व कैरेबियन सागर को जोड़ने का काम कौन सी नहर परियोजना करती है, तो पनामा जो नहर परियोजना है वो प्रशांत महासागर को कैरेबियन सागर से जोड़ने का काम करती है। एक क्वेश्चन के बारे में हमने चर्चा की है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, आपसे पूछ लिया जाए कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रामबोली जो ज्वालामुखी है उसे भूमध्य सागर का क्या कहा जाता है, प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो दोस्तों ये समझ में आ गया होगा, आपके क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और दोस्तों आगे के जो टॉपिक है हमारे जो जीके एंड जीएस की क्लास का इसी प्रकार से सुचारू रूप से जारी रहेंगे। तो आज की कक्षा में हम इतना ही कर पाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को भी शेयर कीजिए और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी आने वाले भर्तियों के नोटिफिकेशन और इन कक्षाओं के नोटिफिकेशन भी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। तो दोस्तों आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में।